हेलो, हाय, नमस्ते एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। तो इसके 20 तक हमने क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा दिया था। अब फर्दर हम 21 से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारी क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, तब तक हमने 3-4 वीडियो इसके क्वेश्चंस के शेयर कर चुके हैं आप लोगों के साथ में। अब ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। 21 क्वेश्चन है कि दूषित भोजन से फैलने वाला कौन सा रोग है। पहला है इसमें डिप्थीरिया है, या फिर रिकेट्स है, या फिर हैजा है, या फिर तपेदिक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि ए, बी और सी, डी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, देखिए रिकेट्स तो आपको पता ही है कि विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और जो है तपेदिक, इसको बोलते हैं टीबी। इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में जो डिप्थीरिया है, इसमें क्या होता है, डिप्थीरिया भी एक संक्रामक रोग है, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज है ये। और ये जो है एक बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है कोराइन बैक्टीरियम। इस बैक्टीरिया का नाम है कोराइन बैक्टीरियम। ओके, तो इस बैक्टीरिया से डिप्थीरिया होता है। अब इसमें होता क्या है कि मेनली जो है ये गले और ऊपर का जो वायु मार्ग होता है उसको संक्रमित करता है, ठीक है। और जो है टॉक्सिन, जो इस बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन निकलता है वो अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है हमारे। और जो अन्य प्रकार का डिप्थीरिया होता है उसमें गले और कभी कभी क्या होता है, जो टॉन्सिल होती है हमारे गले में, उसको भी वो प्रभावित करता है। अच्छा, और इसके अलावा डिप्थीरिया के कारण त्वचा पर हमारे अल्सर भी हो जाता है। ओके, और ये उन स्थानों पर ज्यादातर होता है जहां पर कि ठंडा मौसम होता है, यानी कि जहां पर कह सकते हैं कि जो औसत तापमान है वो कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहां पर डिप्थीरिया ज्यादातर हो जाता है। ठंडे महीनों के दौरान में ये ज्यादा देखा गया है। अच्छा, इसके खिलाफ में जो है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा टीकाकरण भी चलाया जाता है, वैक्सीनेशन भी चलाया जाता है। तो आपने सुना ही होगा, डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जिसमें कि एक आपका डिप्थीरिया का भी टीका रहता है। अब चूंकि अगर मान लीजिए आपने अपने बच्चों को डिप्थीरिया का टीका लगाया हुआ है, देन तो वो बच सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर गाँव में या फिर कभी कई सारे लोगों के अंदर ये जो है समस्या होती है, यानी कि कंफ्यूजन रहती है, आप कह सकते हो कि संदेह है उनको कि जो ये टीके लगाए जाते हैं वो सही नहीं है। उनके अंदर बहुत सारे भ्रम पैदा होते हैं इसकी वजह से, तो वो अपने बच्चों को टीके नहीं लगवाते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। और मेनली ये क्या करता है, गले को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसको जो है डिप्थीरिया को एक हिंदी में नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं, गला घोटू। अगर आपने सुना होगा तो इसको गला घोटू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि आपका जो गला ही वही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जैसा मैंने बताया कि वायु मार्ग संक्रमित हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है, इस वजह से गला घुटता है, जिस वजह से इसको गला घोटू भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया गया तो फिर ये होने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए फिर अब आते हैं, ये तो हो गया डिप्थीरिया के बारे में। फिर है, हाँ, हम बात कर रहे थे, अब इसके बाद में देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है हैजा। हैजा, जिसे कि हम कॉलरा बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कॉलरा है। ये भी एक संक्रामक रोग है और ये गंभीर दस्त का कारण बन जाता है। और इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है। और अगर प्रॉपर इलाज नहीं किया गया तो मृत्यु भी हो सकती है। ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम है विब्रियो कॉलरे। विब्रियो कॉलरे, ओके। और ये भी एक इस जीवाणु के ये नाम है। देखिए, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। तो हैजा यानी कि कॉलरा जो है वो विब्रियो कॉलरे के कारण से होता है, और ये आपका दूषित भोजन और पानी पीने के कारण होता है। तो ये राइट आंसर है, ओके। और इसका जो है सही इलाज के साथ में जिस व्यक्ति को भी कॉलरा हुआ है, वो जो है 5 से 7 दिन के भीतर ठीक हो सकता है, अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए, ठीक है। अब तो इसके लिए भी वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीनेशन से इन इन जो बीमारियों से बचा जा सकता है। उसके बाद में आता है तपेदिक, यानी जिसे हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ये भी आपका जो है, और यहाँ इसको एक और नाम दिया गया है, क्षय रोग। क्षय रोग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्षय रोग कह सकते हैं, तपेदिक या फिर ट्यूबरक्लोसिस। ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरिया का नाम है। तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया का नाम है आप देखोगे कि जो रोग का नाम है उसी से रिलेटेड है, यानी कि उन बैक्टीरिया के नाम पर ही उनका नाम रखा गया है। तो इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस नाम कर दिया गया। विब्रियो कॉलरे, तो कॉलरे से कॉलरा कर दिया गया। ओके, चलिए अब इसमें टीबी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होता है। बैक्टीरिया हवा के माध्यम से फैलता है, यानी कि हमारी हवा में उपस्थित रहता है। जब भी कोई व्यक्ति सांस लेता है तो उसके दौरान बैक्टीरिया खींच करके उसके अंदर चला जाता है। ओके, अब इसमें छींकना है, खांसना है, बोलना है, ठीक है। तो ये सारी इन सब के समय मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं 22 क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है कि घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। घरेलू शर्करा किसका वैज्ञानिक नाम है? लैक्टोज का है, या फिर माल्टोज का है, या फिर डेक्सट्रोज का है, या फिर सुक्रोज का है? तो फिर इसका राइट आंसर है सुक्रोज। ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसको सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है कि ब्रैन किसका एक अच्छा स्रोत है। अब ब्रैन क्या होता है? ये जो आपके अनाज के छिलकों में पाया जाता है, ब्रैन, उसी को ब्रैन बोलते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कसैलापन और खनिज, बी ग्रुप विटामिन एंड कसैलापन, और बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन। तो देखिए यहां पर ब्रैन किसका, देखिए अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि कसैलापन से कोई मतलब नहीं है, और खनिज नहीं होता है, ठीक है। अगर होता भी बहुत कम मात्रा में, तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। और बी ग्रुप विटामिन नहीं पाया जाता है, स्पेशली थायमिन विटामिन, यानी कि विटामिन B1 पाया जाता है। यहाँ भी कसैलापन है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी बी ग्रुप विटामिन, प्रोटीन तो है लेकिन बी ग्रुप विटामिन भी है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। यहाँ पर ये आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये वाला राइट आंसर है। ब्रैन किसका एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। चलिए अब आते हैं 24 क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, रिपीट हो गया है। तो कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? कैथेप्सिन है, रोडोप्सिन है, कैसेइन है, या फिर कॉर्निया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोडोप्सिन। ये एक प्रोटीन होता है जो कि रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ओके, और जब वही प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है तो हमारे कॉर्निया पर इमेज बनती है, जो कि उल्टी इमेज बनती है। लेकिन जो हमारा ब्रेन है उसमें जो तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, नर्व सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, फिर उन तंत्रिकाओं के द्वारा इन इमेज को सीधा कर दिया जाता है, और फिर वही हमारी आंखों को दिखाई पड़ता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 है कि शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? टिश्यू में पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पेलाग्रा बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं, ओडिमा बोलते हैं, या फिर ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ओडिमा। ठीक है, और ये किस में देखा गया है? तो ये क्वाशियरकर, अगर आप इसका पिक्चर देखोगे क्वाशियरकर बच्चे का, तो आप देखोगे कि उसके पैर में और पेट निकले हुए, पैर में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग। तो इसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि उसको ओडिमा हो जाता है। जबकि जो मरास्मस बच्चा होता है उसकी हड्डियां दिखाई पड़ने लगती हैं, तो उसमें ओडिमा नहीं होता है। क्वाशियरकर और मरास्मस ये दोनों आपके माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन के टाइप आप बोल सकते हो, जिसमें दो होता है। क्वाशियरकर जो कि स्पेशली प्रोटीन की कमी से होता है, और जो मैरास्मस होता है वो प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों की कमी से होता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, अभी आपको हो सकता है आगे ये क्वेश्चन मिले भी। ओके, तो ओडिमा बोलते हैं, टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। ठीक है, अब जो पेलाग्रा है ये आपका किसकी कमी से होता है? ये विटामिन B3 की कमी से होता है। ओके, और स्कर्वी जो है ये भी आपको पता है विटामिन C की कमी से होता है। और जो ऑस्टियोमलेशिया है ये किसी कमी से होता है? ये कैल्शियम की कमी से होता है। अच्छा, इसमें शायद मैंने पहले भी बताया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस दो होता है, दोनों ही कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम और विटामिन D। ठीक है, अब जो ऑस्टियोमलेशिया होता है ये बच्चों में होता है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो एडल्ट में होता है। अब चूंकि जो दोनों के सिम्टम्स सेम ही होते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस में आएगी वही ऑस्टियोमलेशिया में भी आएगी, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एज का। ऑस्टियोपोरोसिस एडल्ट में, ऑस्टियोमलेशिया ये बच्चों में पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हो, ऑस्टियो का मतलब है बोन्स,
ठीक है, और बोन सेल्स को ऑस्टियो बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो पोरोसिस, पोर का मतलब होता है छिद्र, ओके। तो यानी कि जब हड्डियों में छिद्र हो जाता है तो उसकी वजह से हड्डियां खोखली हो जाती हैं, और जब हड्डियां खोखली हो जाती हैं तो वो बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और बहुत ही आसानी से फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस में आपका बोन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, यानी कि बहुत ही कमजोर हो जाता है और बहुत जल्दी उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत पेन भी होता है। तो वही सेम सिम्टम्स आपका ऑस्टियोमलेशिया में होता है, बस ये बच्चों में होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे कौन से अमीनो अम्ल कहलाते हैं? ओके, तो इसमें आपको बताना है कि वो गैर आवश्यक है, यानी कि नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, या फिर आवश्यक यानी कि एसेंशियल, या फिर आंशिक यानी कि पार्शियली एसेंशियल, या फिर साधारण। तो अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण यानी कि जिनका सिंथेसिस यानी कि जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता है उन्हें क्या कहते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। अब इनको आवश्यक जो एसेंशियल जो कहा जा रहा है वो इसीलिए कहा ही जा रहा है क्योंकि अब चूंकि ये हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं हो रहा है तो फिर हमें इनकी जरूरत है, और ये हमें कहां से मिलेंगे? हमें भोजन से मिलेंगे। तो इस वजह से अब चूंकि हमारे शरीर में निर्माण नहीं हो रहा है इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें इन्हें भोजन से लेना ही पड़ता है, इस वजह से इनको आवश्यक बोलते हैं। और जो गैर आवश्यक है वो क्यों इसलिए उनको गैर आवश्यक कह रहे हैं? क्योंकि अब उनका हमारे शरीर में भी निर्माण हो रहा है और हमें भोजन से भी वो मिल जा रहे हैं। तो क्या होगा कि चूंकि वो हमारे शरीर में ऑलरेडी बन रहे हैं, उनका निर्माण हो रहा है, तो अगर हम अपने भोजन में उनकी कम मात्रा ले रहे हैं या फिर नहीं भी ले रहे हैं तो क्या होगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो हमारे शरीर में जो निर्माण हो रहा है उससे फुलफिल हो जा रही है। ओके, इस वजह से इनको नॉन एसेंशियल कहते हैं और ये हमारे शरीर में बनते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये है 27 क्वेश्चन, इसमें से कौन सा तत्व प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में नेचुरल पॉलीमर? कौन सा है? विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, या फिर वसा है? ओके, तो इसमें से जो नेचुरल पॉलीमर है वो है आपका प्रोटीन। पॉलीमर का मतलब है कि पॉली का मतलब है कई सारे अणुओं से मिलकर के बनना, पॉली मीन्स कई होते हैं यानी कि एक से अधिक, तो कई सारे अणुओं से मिलकर के जो आपका तत्व बना हुआ है उसको बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन आपका एक नेचुरल पॉलीमर होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो 28 क्वेश्चन है कि प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है, यानी कि प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके लास्ट में जो पदार्थ बचता है मुख्य पदार्थ वो क्या होता है लास्ट? तो वो है आपका आयोडीन, यूरिया, या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर ग्लाइकोजन। तो राइट आंसर इसका है यूरिया। ठीक है, जो लास्ट में उसके चयापचय के बाद पदार्थ बचते हैं उसमें यूरिया मुख्य पदार्थ होता है। तो यूरिया के अलावा यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, तो बहुत सारे बनते हैं लास्ट जो प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उसमें मुख्य आपका यूरिया होता है। फिर है 29 क्वेश्चन। ठीक है, 29 क्वेश्चन है कि किसके पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है, यानी कि कहने का मतलब ज्यादा देर टिकने का मतलब है कि उसका डाइजेशन जो है थोड़ा लेट में होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन थोड़ा लेट होता है। तो कौन से इसमें से कौन सा जो है तत्व है या फिर न्यूट्रिएंट है जिसके पर्याप्त अनुपात वाला जो भोजन अगर हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में वो ज्यादा देर तक टिकेगा? वसा है, प्रोटीन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, या फिर जल है? ओके, तो इसमें से क्या होगा आंसर? वो होगा आपका वसा। तो वसा जो होता है ये आपके शरीर में इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन थोड़ा लेट में होता है, इस वजह से हमारे शरीर में ये ज्यादा देर तक टिकता है। ठीक है, सबसे जल्दी डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारे शरीर में सबसे कम देर तक टिकता है। उसके बाद में आता है प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद में सबसे जल्दी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन का होता है और उसके बाद में वसा का, यानी सबसे ज्यादा टाइम वसा में लगता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए क्या? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या फिर विटामिन? तो मोटा व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है ये आप सभी को पता होगा कि इसको वसा खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। फिर 31 क्वेश्चन है कि दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, दांतों के स्वास्थ्य के लिए
गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? आम का, संतरा का, अमरूद का या फिर चीकू का। अब यहाँ पर चूंकि दांतों के स्वास्थ्य के लिए कहा जा रहा है गर्भकाल में किस पदार्थ का यूज करना है, तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए हमें क्या जरूरत है? विटामिन डी की जरूरत है, विटामिन सी की विटामिन डी की जरूरत है, और क्या है? कैल्शियम की जरूरत है और सी की जरूरत है। तो यहाँ पर आपका विटामिन सी किससे मिल रहा है? संतरे से मिल रहा है, तो ये आंसर होगा। फिर आता है विटामिन B3 को क्या कहते हैं? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन, पैंटोथेनिक अम्ल, पायरोडॉक्सिन या फिर नियासिन। ओके, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन कह सकते हैं, नाइसिन कह सकते हैं, नियासिन, नाइसिन या फिर निकोटिनामाइड, 3 नाम है इसके। ओके, राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B2 का, पैराडॉक्सिन B6 का और पैंटोथेनिक B5 का। चलिए, अब है मैरास्मस रोग निम्न की कमी से होता है। अभी जस्ट हमने इसके पहले क्वाशकर और मैरास्मस को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मैरास्मस निम्न में से किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कैलोरी, ये दोनों की कमी से होता है, जबकि आपका सिर्फ प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य काम क्या है? रक्त के स्कंदन में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कोलेजन के संश्लेषण में या फिर दृष्टि को बनाए रखने में। तो विटामिन के का मुख्य काम है रक्त के स्कंदन में, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ओके, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपका विटामिन ए भी होता है, ई भी होता है और सी भी होता है, तीनों ही नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और कोलेजन के संश्लेषण में विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और दृष्टि को बनाए रखने में आपको पता है विटामिन ए है। फिर 35 क्वेश्चन है, एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहलाता है क्या? एंटी बेरीबेरी फैक्टर का मतलब है कि जो बेरीबेरी से होने से बचाता है, बेरीबेरी रोग है जो होने से बचाता है, वो कौन सा विटामिन है? B2, B5, B1 या फिर B6। तो आप सभी को पता है कि थायमिन की कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। थायमिन जिसे हम बोलते हैं विटामिन B1। ओके, इसको थायमिन इसका साइंटिफिक नेम होता है, जिसकी कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। इस वजह से इसको, अगर आप विटामिन B1 ले रहे हो तो बेरीबेरी नामक रोग नहीं होगा, जिस वजह से इसको एंटी बेरीबेरी फैक्टर कहते हैं। ओके, और जो आपका विटामिन B2 है वो राइबोफ्लेविन है, जिसकी कमी से क्या है? आपका जो होंठ है उसके दोनों किनारे फट जाते हैं, जिसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। जो जीभ है आपकी टोंग, वो क्या होती है? रेडिश हो जाती है, उसमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और हल्की सी स्वेलिंग भी आ जाती है, उसको बोलते हैं ग्लॉसिटिस। और इसके अलावा चिलोसिस में क्या होता है? जो आपके होंठ है वो फट जाते हैं, उसमें से ब्लड भी आने लगता है, तो उसको बोलते हैं चिलोसिस, ठीक है, जो कि आपका विटामिन B2 की कमी से हो रहा है। और B5 है, B6 है, ये सब आपके B6 कह सकते हो, ये को फैक्टर की तरह को एंजाइम की तरह काम करते हैं, यानी कि एंजाइम के साथ ये प्रोसेस करते हैं, मिलकर के उनकी मदद करते हैं। फिर आयोडीन खाने से किससे बचाव हो सकता है? आयोडीन, ओके, रक्तहीनता से, स्कर्वी से, गलकंड यानी कि घेंघा या फिर फ्लोरोसिस से। तो सभी को पता है आयोडीन खाने से आप घेंघा रोग नामक रोग से बच सकते हो। स्कर्वी पता है विटामिन सी की कमी से हो रहा है, ओके। और रक्तहीनता जानते ही हो आप, आयरन की कमी से होता है। और फ्लोरोसिस फ्लोरीन की कमी से होता है, ओके। फिर है हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम, प्रोटीन, वसा या फिर लोहा। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए आपको भी पता होगा कि आयरन की जरूरत होती है, यानी कि लोहे की जरूरत होती है। आयरन को हिंदी में लोहा कहते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या आवश्यक है? लोहा। फिर है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? 50 to 60%, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 85। ओके, तो इसमें से आपको बताना है कि एक एडल्ट पीपल के अंदर शरीर में जल का यानी कि वाटर का परसेंटेज क्या होता है? तो वो होता है 60 to 70%। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत क्या है? 60, 70, 80 या फिर 90। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर एवरेज में दिया था तो 60 से लेकर के 70 हो गया। अब यहाँ चूंकि अलग अलग दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 70, यानी कि 70%। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर,
अनाज का पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण से करने से यानी कि प्रोसेसिंग करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब अनाज की पिसाई की जाती है, उसको पॉलिश किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है, तो फिर मुख्य रूप से किस विटामिन का लॉस हो जाता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि विटामिन बी1 और स्पेशली थायमिन, विटामिन बी1। फिर गरीब आदमी का दूध किसे कहा जाता है? रागी को, गेहूं को, बाजरा को या फिर ज्वार को? तो गरीब आदमी का दूध, अब दूध में होता क्या है? कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और गरीब आदमी का दूध किसे कहते हैं? रागी को। क्यों? क्योंकि चूंकि ये एक मोटा अनाज है, ठीक है, और ये आसानी से देखा होगा कि ये सस्ता मिलता है और इसको गांव में ज्यादातर यूज किया जाता है। मोटा अनाज लोग यूज करते हैं खाने में, ओके। और इसमें क्या होता है? कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ साथ में आयरन भी पाया जाता है, यानी कि कैल्शियम एंड आयरन का ये रिच सोर्स होता है रागी, ठीक है। लेकिन और जस्ट अपोजिट, रागी के जस्ट अपोजिट जो राइस है यानी कि चावल है, उसमें कैल्शियम और आयरन की कमी होती है, ओके। चावल में इन दोनों की कमी होती है, जबकि रागी में ये दोनों ही रिच अमाउंट में पाए जाते हैं। इस वजह से इनको गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, क्योंकि मिल्क में भी कैल्शियम होता है। अब आता है ट्राइसम शुरू हुआ था। ट्राइसम ये इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी अक्सर क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, और ज्यादातर एक्सटेंशन में से। तो ये आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। ट्राइसम जिसका कि फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ, टी फॉर ट्रेनिंग, आर फॉर रूरल और वाई फॉर यूथ, एस का मतलब है सेल्फ और ई एम का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसका ईयर पूछा गया है 70, 72, 82 या फिर 79। तो इसका राइट आंसर है 79, ओके। फिर है जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि दही में पाया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस या फिर साल्मोनेला? तो ये आपको पता ही होगा कि लैक्टोबैसिलस जो कि जीवाणु पाया जाता है दही में, ओके। फिर है अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए। कौन सा? अतिसार का मतलब है डायरिया, ओके। तो डायरिया में किस टाइप का भोजन देना चाहिए? कम रेशा वाला, ज्यादा वसा से भरपूर या फिर प्रोटीन से भरपूर? तो देखिए डायरिया में होता क्या है कि बहुत ज्यादा ही जो लिक्विड हमारे शरीर से निकल जाता है, यानी कि इसमें जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब दस्त जैसे बोलते हैं, दस्त आना, लूज मोशन होना। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में लवण की भी मात्रा अधिक मात्रा में कमी हो जाती है और हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। इस वजह से डायरिया में क्या दिया जाता है, ये WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया है, ORS का घोल दिया जाता है, ओरल, जिसे बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन ORS सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसको बोलते हैं ORS। तो कहा जाता है कि डायरिया में WHO के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि डायरिया में ORS का घोल देना चाहिए, जिसमें कि क्या होता है, सॉल्ट पाए जाते हैं, लवण होते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और आई थिंक पोटेशियम क्लोराइड। तो दो ये मतलब जो है इसमें लवण पाए जाते हैं और इनका जो है आप घर पर भी बना सकते हो। इनका भी एक अमाउंट दिया गया है जिसमें कि इसे आप चीनी, नमक और पानी से इसको बना सकते हो, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का घोल। अगर मान लीजिए इंस्टेंट आपको जरूरत है और आपको ORS अब तो पैकेट में भी आने लगा है मार्केट में, तो आप उसको ले सकते हो और ज्यादातर ये आपको हॉस्पिटल्स में मिल ही जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इंस्टेंट आपके पास नहीं है तो घर पर भी बना सकते हैं, नमक, चीनी और पानी के घोल से इसको बना सकते हैं, ठीक है। और जो है डायरिया, इसका जैसे हमने बताया कि ORS इसमें दिया जाता है और इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, चूंकि आपके शरीर से पानी और लवण की मात्रा बहुत ही अधिक कम
कमी हो जाती है उसकी, इस वजह से इससे आपका जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इस वजह से इसमें उसको रिहाइड्रेट करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दिया जाता है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो जाता है तो इस वजह से वो पाचन करने में और अवशोषण करने में समर्थ नहीं हो पाता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इस वजह से कम रेशा युक्त इसमें भोजन दिया जाता है। अधिक रेशा युक्त दिया जाएगा तो चूंकि अधिक रेशा युक्त दिया जाएगा तो वो तो डाइजेस्ट होता नहीं है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्रोटीन भी अगर बहुत अधिक मात्रा में आप दोगे तो वो भी जो है चूंकि पाचन उसका देर से होता है तो उसमें भी आपके जो है अंगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वसा में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से चूंकि बहुत ही कमजोरी आ जाती है इसमें, इस वजह से कम रेशा युक्त भोजन दिया जाता है, जिससे कि आसानी से ऐसा भोजन देना है जो कि कम रेशा युक्त हो, बहुत ज़्यादा उसमें तेल वगैरह भी ना हो, ऑयल ना हो, मसाले ना हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी ना हो, जिससे कि वो आसानी से पच सके, ठीक है। फिर आता है आहार नियोजन महत्वपूर्ण है क्यों? आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए यानी कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल करने के लिए, या फिर बजट नियोजन के लिए, या फिर ऊर्जा को बचाने के लिए, या फिर समय के उपयोग के लिए। तो आहार नियोजन यानी कि डाइट प्लान, ठीक है, इसमें क्यों महत्वपूर्ण है ये? आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए यानी कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है 45 क्वेश्चन कि बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? अनुपूरक भोजन का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, कॉम्प्लीमेंट्री फूड कि बच्चों क्या होता है स्टार्टिंग में हम सिर्फ दूध देना होता है, सिर्फ माँ का दूध, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता है, जिससे कि कहते हैं कि 6 महीने तक आपको बच्चे को 6 मंथ तक जो है आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि यानी कि 6 मंथ तक माँ को अपने बच्चे को सिर्फ अपना दूध देना होता है, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं देना होता, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना होता है। जो माँ अपना दूध पिलाती है उसको टाइम टू टाइम दूध पिलाती है तो उससे क्या होता है उसकी प्यास की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जा रही है और उसकी भोजन की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। बच्चे को और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती हो क्योंकि सारे एंटीबॉडीज जो है माँ के दूध में होते हैं, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए और जितना भी अमाउंट में चाहिए वो सब कुछ उसको प्रॉपर अगर माँ अपना दूध पिला रही है तो उसको उसी से मिल जाता है, अलग से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे क्या करता है कि अक्सर माँ को लगता है कि बच्चा रो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ दूध इतना सा दूध पीने से उसका पेट भर जाएगा, वो कहीं भूखा ना हो, इस वजह से क्या करते हैं वो अलग से कुछ ना कुछ उसको खिलाने लगते हैं। तो अलग से कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने तक जो है बच्चा ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, उसको बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और माँ का जो दूध होता है वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है, सेफ और हाइजीनिक होता है। तो इस वजह से और उसको ना ही कुछ भी करने की, ना ही उसको जैसे कि आप मान लीजिए बॉटल का दूध देते हो तो उसे क्या करते हैं पहले बॉयल पानी में उसको बॉयल करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसको जो है पहले निसंक्रमित करना पड़ता है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉटल से बच्चे को संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कोई भी आप बाहर का चीज दोगे खाने दोगे तो उससे उसको संक्रमित होने के चांसेस हैं। और चूंकि बच्चा 6 महीने तक अभी उसकी जो ऑर्गन है इतने ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं कि वो डाइजेस्ट कर सके खाने को, तो इस वजह से दूध सबसे बेस्ट होता है। ओके, ये कंप्लीट फूड कहा जाता है बच्चे के लिए 6 महीने तक। अब 6 महीने के बाद में जो है आपका स्टार्ट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, यानी कि 6 महीने के आसपास से कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर दिया जाता है। अब चूंकि 6 महीने तक तो बच्चा सिर्फ दूध देना चाहिए, लेकिन उसके बाद में अब जब 6 महीने के बाद में बच्चे की ग्रोथ होगी तो वो सिर्फ उसकी जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से फुलफिल नहीं हो पाती है। अब उसके लिए भोजन की भी जरूरत पड़ती है और भोजन में भी अभी सिर्फ उसको पहले लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लिक्विड, उसके बाद में सेमी सॉलिड, उसके बाद में सॉलिड। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो भोजन की है उसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज करते जाते हैं, ओके, जिससे कि वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सके। और बच्चे को हर एक चीज का टेस्ट कराना चाहिए जिससे कि उसके जो टेस्ट बड्स हैं वो डेवलप हो जाएं उस टेस्ट के प्रति। अब है 46 क्वेश्चन कि पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज
करना चाहिए पीलिया रोग के, यानी कि जिसको जॉइंटिस की प्रॉब्लम है उसे किस आहार से बचना चाहिए, परहेज करना है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन? तो इसमें जॉइंटिस में वसा से बचना होता है, ठीक है, फैट कम से कम लेना होता है। फिर है, एक मोटे व्यक्ति के आहार में क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? गार्लिक ब्रेड, बनाना पुडिंग, मैक्रोनी सैलड या फिर वेजिटेबल सैलड? ठीक है, तो मोटा व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है उसे अधिक फाइबर की जरूरत है, जिससे कि उसे वेजिटेबल से ही मिल सकता है, तो यहाँ पर सब्जियों का सलाद चाहिए होगा। फिर 48 क्वेश्चन है कि ईर्ष्या एक कैसी भावना है? जन्मजात है, अतिरिक्त है, या फिर नकारात्मक है, या फिर सकारात्मक है? तो ईर्ष्या एक कैसी भावना है? नकारात्मक, ठीक है, निगेटिव फीलिंग, इमोशन बोल सकते हैं इसको। 49 क्वेश्चन है कि भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है, यानी कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि भोजन से होने वाले रोगों के कारणों में से एक है? सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, ऊष्मायन, पेचिश या फिर शोथ? तो ये है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, ये भोजन से होने वाले रोगों के कारणों में से एक है, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर वो इन्फेक्टेड हो जा रहा है, संक्रमित हो जा रहा है, दूषित हो जा रहा है। 50 क्वेश्चन है कि म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गॉट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक हैं, किसके? सुअर और गाय का मांस के, या फिर पीताकृमि और वलय कृमि के, या फिर डबल रोटी और अनाज के, या फिर जीवाणु और विषाणु के? यानी कि म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गॉट ये कवक हैं, तीनों के तीनों, और ये किसको दूषित करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है डबल रोटी और अनाज को। आपने देखा होगा डबल रोटी और अनाज में फंगस लग जाता है, तो वो आपका म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गॉट जैसे कवक होते हैं। फिर है, ऊन अपनी लगभग कितनी प्रतिशत जो है मजबूती खो देती है जब गीली होती है? कितना परसेंट जब ऊन गीली होती है तो अपनी मजबूती खो देती है? तो वो है 30%, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं, यानी कि कौन से ऐसे रेशे हैं जो कि बाल के जलने जैसी बदबू देते हैं? फ्लैक्स है, प्रोटीन है, नायलॉन है, या फिर रेयॉन है? तो वो है आंसर आपका प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन फाइबर जो होते हैं जब वो जलते हैं तो जैसे आपका बाल जलता है तो बदबू होती है, वैसे ही स्मेल आती है। फिर है संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रैंडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश अभिसूचक कहलाता है। अभिसूचक का मतलब है इंडेक्स। अब देखिए इसमें जो ये क्वेश्चन है, इसे कहने का मतलब क्या है मैं बता देती हूँ कि इसके कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई भी भोजन खाते हो, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से युक्त कोई भी भोजन खाते हो, तो उसके बाद में आपके शरीर में रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कितना बढ़ रही है, यानी कि उसका लेवल क्या है, स्तर क्या है, उसी का श्रेणीकरण करना यानी कि उसकी लेबलिंग करना कौन सा सूचक कहलाता है या फिर इंडेक्स कहलाता है। यानी कि भोजन खाने के बाद में आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है वो कौन सा इंडेक्स कहलाता है? फल, वनस्पति, दुग्ध या फिर ग्लाइसेमिक? तो इसका राइट आंसर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जब भी कोई भोजन आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हो उसके बाद में आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है उसका लेवल, तो उसी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि जो भी मधुमेह के रोगी हैं या फिर हार्ट वाले रोगी हैं तो उनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो वही भोजन करने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना की गई थी, ठीक है, यानी कि किस टाइम के उत्तरजीवियों को या फिर लोगों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में केयर की स्थापना की गई थी। केयर, ठीक है, तो आपको बताना है पहले विश्व युद्ध वाले लोगों को या फिर शीत युद्ध या फिर कारगिल युद्ध या फिर दूसरा विश्व युद्ध? तो इसका राइट आंसर है दूसरा विश्व युद्ध, यानी कि जो सेकेंड वॉर हुआ था उस टाइम पर मदद प्रदान करने के लिए 1945 में
केयर की स्थापना की गई। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल गए कि केयर की स्थापना कब हुई, 1945 में, और एक क्वेश्चन और मिल गया, केयर का फुल फॉर्म क्या है, कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर। तो बताइए डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार हो जाता है, किस चरण में, कार्डिंग में, ठीक है, कार्डिंग में, बॉलिंग में, स्लाइवरिंग में, या फिर कॉम्बिंग में, किसमें जो है, किस चरण में सूत वो कताई के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए कार्डिंग और जो कॉम्बिंग की जाती है, बॉलिंग का मतलब होता है कि उसकी पूनी बनाकर उसको जो है बॉल बनाने, ठीक है, जो रेशे होते हैं, ठीक है, ओके। अब जो है कार्डिंग और कॉम्बिंग का मतलब होता है कि उन जो भी रेशे हैं उनको कॉम्ब करना, जैसे हम अपना बाल झाड़ते हैं वैसे ही कॉम्बिंग की जाती है रेशों की। इससे क्या होता है, जो भी उसमें अशुद्धियां अभी बची हुई हैं, पहली बात तो वो अलग हो जाती हैं, उसके अलावा जो छोटे फाइबर हैं वो बड़े फाइबर से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और वो स्ट्रेट भी हो जाते हैं। कॉम्बिंग और कार्डिंग से क्या होता है, जो है वो सीधे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगी। अब कताई के लिए तैयार किस चरण में होता है, तो वो है आपका ऑप्शन स्लाइवरिंग। फिर है 56 क्वेश्चन कि इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता क्या कहलाती है, फेल्डिंग, संरचना, सिकुड़ना, या फिर कैरोटिन। तो इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की जो विशेषता है वो कहलाती है फेल्टिंग। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ किस नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ढाका मसलिन जो होते हैं, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न वाले जो कपड़े होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, जामदानी नाम से जाने जाते हैं, चंदेरी, बलूचर, या फिर बूटियां। तो ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न वाले कपड़े जामदानी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। फिर 58 क्वेश्चन है कि चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है, यानी कि इसमें से कौन सी जगह है जो कि चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। उद्भव केंद्र का मतलब है जहां से चिकनकारी स्टार्ट हुई है। तो आपको पता ही है, दिल्ली, बंबई, गोवा, लखनऊ में लखनऊ है। लखनऊ ही चिकनकारी का मुख्य केंद्र है। ओके, और ये मुगल काल से स्टार्ट हुआ था। फिर है बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है, यानी कि जब भी आप कोई बाल अध्ययन करने जाते हो, बाल अध्ययन पर रिसर्च करते हो, ठीक है, तो उसमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके लिए आप क्वेश्चनार का यूज करते हो। तो इसमें से पूछा गया है कि ये बात सही है या फिर गलत है, या फिर संबंधित नहीं है, या फिर ये तो गलत ही है, विवाहित को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या है इसमें। तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, चाहे वो चाइल्ड स्टडी से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड रिसर्च हो, तो उसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसमें हम क्वेश्चनायर का यूज करते हैं, ये बात सही है, ठीक है। फिर है 60 क्वेश्चन कि प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है, नेफ्रॉन, अम्ल, या फिर औषधियां। तो ये हम भी कई बार बता चुके हैं आपको, किडनी जब हमने पढ़ाया था कि जो किडनी है वो 1 लाख फंक्शनल यूनिट यानी कि कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है, जिसे कि नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ये जो है आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, इसी से मिलकर के किडनी बना होता है। फिर 61 क्वेश्चन है कि डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है, किसकी, नयन, फेफड़े, गुर्दा और हृदय। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी इसका आंसर कर लोगे। डायलिसिस किसके लिए किया जाता है, ये गुर्दे के लिए किया जाता है, यानी कि जिसे कि हम किडनी बोलते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि डायलिसिस कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, एक हीमोडायलिसिस, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, उसमें जो है आर्टिफिशियल किडनी का प्रयोग करते हैं और उसका प्रयोग करके रक्त को साफ कर दिया जाता है, यानी रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से हमारा किडनी जो है प्रॉपर काम करने लगता है। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें चूंकि कोई भी आर्टिफिशियल किडनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें जो है रक्त को ही साफ कर दिया जाता है। ओके, फिर है 62 क्वेश्चन की
धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है। यानी कि धागों का जो झुंड है उसको अगर लंबाई में हम 840 यार्ड्स में लें तो 840 लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हो, मतलब जो क्वेश्चन में पूछने का मतलब है वो ये पूछ रहा है कि धागों की जो लंबाई होती है जिसे कि हम 840 यार्ड्स के रूप में जानते हैं या फिर मापते हैं, तो उसके लिए किस मेजरमेंट का यूज किया जाता है, उस मेजरमेंट का नाम क्या है। हैंक है, पाउंड है, नंबर 1 है या फिर काउंट 2 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हैंक। हैंक क्या है? ये एक मेजरमेंट है लंबाई को, यानी कि धागों की लंबाई को मापने के लिए हैंक एक मेजरमेंट है जिसका की यूज किया जाता है और इसमें जो है लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में इसको मापा जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 63 है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। यानी कि जो प्रेगनेंसी उसका जो पहला 3 महीना होता है उसको कौन सा ट्राइमेस्टर बोलते हैं? प्रथम बोलते हैं, आरंभिक बोलते हैं या फिर अंतिम बोलते हैं या फिर तृतीय बोलते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रथम 3 माह को प्रथम ट्राइमेस्टर कहेंगे। ठीक है। 64 क्वेश्चन है कि डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से, सॉरी इसे हटा दीजिए, अद्भुत कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है, आई थिंक ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सबसे अद्भुत कार्यक्रमों में से एक है क्या? NIN यानी कि निन, ICMR या फिर WHO या फिर ICDS। तो ये आप सभी को पता है कि आंसर है इसका ICDS। ICDS में ही बच्चों का देखभाल, उसका जो आरंभिक बाल्यकाल होता है उसका देखभाल और उसके विकास के लिए जो है ये एक अद्भुत कार्यक्रम है ICDS। जबकि अब इसमें देख लीजिए, आप क्वेश्चन में ही पूछ रहा है, कार्यक्रम पूछ रहा है। ठीक है, जबकि निन एक आपकी संस्था है, ICMR भी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक संस्था है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक संगठन है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, और ICDS जो है ये प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब है बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें यदि आप हैं, क्या हैं? अगर आप कमजोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं या फिर स्थूलकाय यानी कि स्टाउट हैं। स्टाउट का मतलब है कि आप हट्टे कट्टे मोटे हो, स्टाउट का मतलब स्थूलकाय का मतलब है। तो बड़ी आकृति के डिजाइन से किसको बचना चाहिए, यानी कि बड़ी आकृति के डिजाइन किसको नहीं पहनना चाहिए? कमजोर वाले को, दुबले वाले को, पतले वाले को या फिर स्टाउट वाले को? जाहिर सी बात है जो मोटा इंसान है, हट्टा कट्टा मोटा है, तो उसको बड़ी आकृति के डिजाइन नहीं पहनने चाहिए, अदरवाइज वो और अधिक मोटा लगेगा अगर वो बड़ी आकृति के डिजाइन पहनता है। उसको छोटे छोटे आकृति के डिजाइन पहनने चाहिए, और इसके साथ ही जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वाले मतलब वर्टिकल लाइंस वाले जो कपड़े हैं वो पहनने चाहिए, इससे वो थोड़ा सा पतला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बड़ी आकृति वाले डिजाइन कौन पहन सकता है? पतले, जो पतले व्यक्ति हैं, पतले दुबले हैं, वो पहन सकते, कमजोर से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पतले और दुबले जो हैं वो बड़ी आकृति के डिजाइन पहन सकते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल जिसे बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले कपड़े हैं वो पहनने चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब है ये ऐसा, और वर्टिकल लाइंस का मतलब है ऐसे सीधा खड़ा लाइन। अब है 66 क्वेश्चन, प्रतिजैवी को और भी क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? विषैला, वसा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो प्रतिजैवी को और क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, एंटीबॉडी। फिर है भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, ये स्थिति है, कौन सी स्थिति है? अगर मान लीजिए भ्रूण में पहले नितंब का मतलब है बटक, पहले बटक, टांगे और उसकी बाजू आ रही है, और सबसे लास्ट में सिर आ रहा है, तो ये कौन सी स्थिति कही जाएगी? ब्रीच बर्थ कही जाएगी, या फिर उपकरण बर्थ यानी कि इंस्ट्रूमेंटल बर्थ कही जाएगी, या फिर नेचुरल बर्थ यानी कि प्राकृतिक, या फिर तुरंत जन्म कही जाएगी? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर मान लीजिए कि
वो पहले नितंब आता है, फिर टांगे और फिर बाहें और अंत में सिर आता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए तो बता देते हैं, इसका आंसर है ब्रीच बर्थ। ब्रीच बर्थ में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, सबसे पहले सिर आता है बच्ची का, उसके बाद में सारे अंग आते हैं, तो वो नॉर्मल बर्थ होता है। लेकिन ब्रीच बर्थ में क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, पहले उसके बटक और टांगे और बाहें आ जाती हैं और बाद में उसका सिर आता है, तो इसको ब्रीच बर्थ बोलते हैं। उपकरण बर्थ क्या होता है, उपकरण का मतलब है इंस्ट्रूमेंटल भी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, इंस्ट्रूमेंटल, और या फिर इसको फोरसेप्स भी बोलते हैं, फोरसेप्स डिलीवरी भी कहते हैं। फोरसेप का मतलब है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि बच्चे की सर को पकड़ करके और वजाइना से बाहर की ओर खींचा जाता है। ठीक है, तो इसे इंस्ट्रूमेंटल या फिर फोरसेप बर्थ बोलते हैं या फिर उपकरण जन्म बोलते हैं। और प्राकृतिक का मतलब है जिसमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी है, ना फिर किसी ही व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी दवा की जरूरत पड़ेगी। व्यक्ति की तो पड़ेगी, फिलहाल नेचुरल बर्थ है, लेकिन किसी भी मेडिसिन की या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको प्राकृतिक जन्म कहते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा। पेलाग्रा किसकी कमी है, थायमिन, आयोडीन, नायसिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, ये आपको पता होगा, नाइसिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। थायमिन कमी से पता है ये बेरी, आयोडीन कमी से ग्वाइटर और राइबोफ्लेविन की कमी से मैं बता चुकी हूँ, अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ है। फिर 69 क्वेश्चन है कि फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की इसमें से कौन सी विधि है, बॉटलिंग है या फिर कवरिंग है या फिर ब्लांचिंग है या फिर फ्रीजिंग है। तो फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है ब्लांचिंग। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने घरों में चिप्स बनाते हो, आलू के चिप्स बनते हैं, तो क्या करते हैं, उसका जब हम स्लाइस निकालते हैं उसके बाद में पानी को हम गर्म कर लेते हैं और उसमें थोड़ी देर के लिए उसको डाल देते हैं चिप्स को, और उसके बाद में उसको सुखाते हैं धूप में। ठीक, इससे क्या होता है कि उसका जो कलर है वो बना रहता है, क्योंकि आलू आपने देखा होगा जैसे ही आप कट करते हो, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो ब्राउन हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम उसकी चिप्स बनाते हैं, जब स्लाइस काटते हैं, तो उसको उबलते हुए जल में या भाप में कुछ देर तक उसको उसमें डाल देते हैं पानी में, उसके बाद में फिर हम उसको ड्राई करते हैं यानी कि सुखाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उसका जो कलर है वो बना रहता है। ओके, तो ये हो गया। अब 70 क्वेश्चन है कि खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष किस में पारित हुआ, यानी कि ईयर पूछा है। खाद्य मिलावट की रोकथाम का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, जिसे कि PFA एक्ट कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, इसका जो है ईयर कौन सा है, 51, 52, 53 या फिर 54। तो इसका ईयर है 1954। 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया था, यानी कि खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष ये 1954 है। ओके, फिर आते हैं 71 क्वेश्चन है कि जीवन का अर्थ देता है कौन, लक्ष्य देता है, मूल्य देता है, मानक देता है या फिर धन देता है। लक्ष्य का मतलब है गोल, मूल्य का मतलब है वैल्यू और मानक का मतलब है स्टैंडर्ड, धन का मतलब मनी, आप जानते ही हो। तो जीवन का अर्थ कौन देता है, तो वो है आंसर आपका मूल्य, वैल्यू हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करती है। फिर है दीर्घावधिक लक्ष्य संभाव्यता क्या समझे जाते हैं। दीर्घावधिक का मतलब है लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स ये क्या समझे जाते हैं, अस्थाई, अस्थाई, लचीला या फिर उक्त में से कोई नहीं, यानी कि परमानेंट है, टेम्परेरी है या फिर फ्लेक्सिबल है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दीर्घावधिक लक्ष्य का मतलब यानी कि जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी कि अस्थायी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो क्या होता है, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जॉब पाना, ये भी एक लॉन्ग टर्म गोल्स में आता है, जिसके लिए आप जो है बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स को कंप्लीट करते हो, ठीक है, और जो वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको भी कंप्लीट करते हो, मीडियम टर्म गोल्स हैं उनको भी कंप्लीट करते हो। तो इसमें आप जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनको
कंप्लीट करते हुए, उनको प्राप्त करते हुए और जो है अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वहां तक पहुंचते हो। ठीक है, तो वो जो है जैसे आपने घर लिया, आपने गाड़ी ली, तो वो क्या हो जाती है, वो अस्थाई हो जाती है, वो परमानेंट हो जाती है। और जो गवर्नमेंट जॉब है तो वो भी आपकी परमानेंट हो गई। तो ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आ जाते हैं। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है 73, लास्ट क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियां दर्शाते हैं। यानी कि जो वर्क कार्य सरलीकरण का मतलब है वर्क सिंप्लीफिकेशन, इसका मतलब है वर्क सिंप्लीफिकेशन। तो ये कौन सी विधियां दर्शाते हैं? अच्छी विधि, बेहतर विधि, सर्वोत्तम विधि या फिर सबसे खराब विधि। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन आपको पता ही है, कार्य सरलीकरण ये सर्वोत्तम विधि दर्शाते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इससे आपकी टाइम की बचत होती है, मनी की बचत होती है और एनर्जी, तीनों की आपकी बचत होती है कार्य सरलीकरण के द्वारा। अगर आप इसको अपनी जो है विधियों में अपनाते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है। ओके, चलिए फिर हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। फिर हम नेक्स्ट में और सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आपके साथ में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये डिस्कशन जो है वो समझ में आया है देन लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, थैंक यू बोलने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको जो है ये सारी जो भी मैं यहाँ पर वीडियो शेयर करती हूँ तो वो उसके लिए हमने हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से ही है। तो वो जो है टेलीग्राम चैनल आप अगर चाहो तो जो वीडियोस यहाँ यूट्यूब पर हम देते हैं आपको सारे के सारे वीडियो उस पर भी मिल जाएंगे। और टेलीग्राम में आपको एक और फायदा मिल जाएगा कि ये जो पीडीएफ हम जो पढ़ा रहे हैं उसके जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल सकते हो और उसके साथ में उसको पढ़ाई भी कर सकते हो। तो अगर आपको जो भी ये सारे पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो और जो है वहां से आपको ये सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ओके, तो और इस टेलीग्राम लिंक का चैनल का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में नीचे दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।